तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे ग्रीन एनर्जी या रेन्यूएबल एनर्जी को और इकोनॉमिक टाइम्स के एक आर्टिकल को भी, जिसमें जापानीज कंपनी का मानना है कि इंडिया फ्यूचर की फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्रीन एनर्जी मार्केट्स में से एक होगी। और इस जापानीज कंपनी का नाम है ऑरिक्स कॉर्पोरेशन। ऑरिक्स कॉर्पोरेशन के अनुसार, जो कि एक जापानीज फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है, इंडिया का ग्रीन एनर्जी पोटेंशियल अभी भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, जबकि टोटल ग्रीन एनर्जी कैपेसिटी की एडिशन पिछले 5 सालों की कैपेसिटी के मुकाबले सबसे स्लो है और काफी लो है इंडिया की, क्योंकि रेगुलरिटी और टैरिफ अनसर्टेनिटीज के साथ साथ स्टेट्स का कॉन्ट्रैक्ट को रेनेज करना, मतलब रिवोक करना या उन कॉन्ट्रैक्ट से बैक कॉल कर लेना, ऐसा खुद इस जापानीज कॉन्ग्लोमरेट के टॉप एग्जीक्यूटिव ने कहा है। तो अब सबसे पहले ग्रीन एनर्जी और रेन्यूएबल एनर्जी के बारे में थोड़ी बात करते हैं कि क्यों रेन्यूएबल एनर्जी या ग्रीन एनर्जी ही फ्यूचर है और क्यों इतने इन्वेस्टर्स इसके पीछे भाग रहे हैं, और पेरिस एग्रीमेंट क्या है जिसे ऑलमोस्ट हर कंट्री ने साइन किया हुआ है। जब भी हम क्लाइमेट चेंज की बात करें, इंक्रीजिंग टेम्परेचर की बात करें, ग्लोबल वार्मिंग की बात करें या कार्बन एमिशंस की बात करें, तो पेरिस एग्रीमेंट का नाम सामने आता है और ESG नॉर्म्स भी दिमाग में आता है। ESG मतलब एनवायरनमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस नॉर्म्स। ये एक ऐसा क्राइटेरिया है जो ज़्यादातर इन्वेस्टर्स यूज भी करते हैं कंपनीज की स्क्रीनिंग के टाइम। मतलब ऐसी कंपनीज देखना जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो या एनवायरमेंटल ओरिएंटेड हो और जिनका हाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स हो। एनवायरमेंट के रिगार्डिंग बात करें तो ऐसी कंपनीज जो ऑपरेट करती हैं विद कंसर्न टुवर्ड्स नेचर। ITC एक ऐसी कंपनी है जिसपे ESG नॉर्म्स का इम्पैक्ट देखने को मिलता है। प्लस जब गवर्नमेंट सिगरेट्स पे टैक्स इंक्रीज करती है, तब भी ITC पे इम्पैक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि ITC का मेजर प्रॉफिट्स सिगरेट से ही आता है। तो अब पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के बारे में बात करते हैं। तो ह्यूमन एक्शंस की वजह से बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस एनवायरनमेंट में जा रही हैं, जैसे कि CO2 और CH4 दैट इज मीथेन एक्सेट्रा, जिसके कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट वैसे तो अच्छा है, लेकिन जब ये एक्सेस हो जाता है तो ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हमें इसका कैसे पता चल रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो अगर हम 2016 के एवरेज टेम्परेचर को कंपेयर करें 1880 के टेम्परेचर से, तो 2016 का टेम्परेचर 1.3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 1880। और आने वाले टाइम में इस टेम्परेचर के बढ़ने की स्पीड और ज़्यादा बढ़ रही है और अभी तक 5 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ चुका है ओवरऑल। मतलब 1880 से पहले भी जब से हमने रिकॉर्ड करना शुरू किया है, तब से ऐसा साइंटिस्ट का मानना है कि नियर अबाउट 5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ चुका है उसके नॉर्मल लेवल से। और इस बढ़ते टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हमें ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना होगा या कम करना होगा। और वो कैसे होगा? तो उसका सिंपल आंसर है ग्रीन हाउस गैसेस को कम करके। तो इसे कम करने के लिए ही पेरिस एग्रीमेंट साइन किया गया था 2015-16 में, जिसमें अराउंड 195 कंट्रीज द्वारा पेरिस में ही साइन किया गया था, जो नंबर अब 197 हो चुका है सीरिया और सेंट्रल अमेरिका का एक देश निकारागुआ की एंट्री के बाद। निकारागुआ की प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है, तो इसे दिल पे मत लेना। और इन सब के चलते ही काफी कंट्रीज के टारगेट्स हैं 2030 तक इन ग्रीन हाउस गैसेस को काफी कम करना और 2050 तक एक तरह से कार्बन न्यूट्रल करना। जैसा कि अभी हमने देखा था कि एप्पल ने चार्जर्स हटा दिए थे मोबाइल फोन्स देते समय, और इसके पीछे का रीजन भी यही बताया था कि वो आने वाले कुछ सालों में एप्पल को कार्बन न्यूट्रल कर देंगे। और ऐसे ही कई कंपनीज ग्रीन या रेन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रही हैं, और यही आने वाला फ्यूचर भी होगा, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर पावर, विंड पावर, हाइब्रिड पावर एक्सेट्रा। तो अब ऑरिक्स कॉर्पोरेशन की इस रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं और उनकी रीसेंट इन्वेस्टमेंट्स जो उन्होंने ग्रीन एनर्जी में की है उसके बारे में बात करते हैं। तो लास्ट वीक ऑरिक्स कॉर्पोरेशन ने $980 मिलियन इन्वेस्ट किए ग्रीनको एनर्जी होल्डिंग्स में 21.8% स्टेक के लिए, और ये लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है रेन्यूएबल एनर्जी स्पेस में इन द कंट्री। और उन्होंने साथ में ये भी बताया कि वो काफी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ग्रोथ फोरकास्ट कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया की लॉन्ग टर्म रेन्यूएबल मार्केट काफी प्रॉमिसिंग है और वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग है अराउंड द वर्ल्ड। और ये स्टेटमेंट थी उनके हेड ऑफ एनर्जी एंड इको सर्विसेज बिजनेस एट ऑरिक्स की। ऑरिक्स कॉर्पोरेशन के सीनियर लीडर का कहना है कि वो इंडियन मार्केट की अनएक्सपेक्टेड या इनएक्सप्लेसिबल सिचुएशंस और चेंजेस से वाकिफ हैं,
मतलब ओवरऑल वो इंडियन मार्केट की अनसर्टेनिटी से काफ़ी हद तक फेमिलियर हैं, क्योंकि 2016 में भी उन्होंने 49% स्टेक खरीदा था IL&FS की विंड एनर्जी पोर्टफोलियो का, और फिर इसे पूरी तरह एक्वायर कर लिया पिछले साल 2020 में, जब वो कंपनी पूरी तरह से कोलैप्स हो गई थी। कोलैप्स होने से पहले LIC के पास भी IL&FS का बहुत बड़ा स्टेक था, इवन ऑरिक्स कॉर्पोरेशन से भी ज़्यादा। लेकिन अब IL&FS को ग्रीनकोस में मर्ज कर लिया गया है और ऑरिक्स कॉर्पोरेशन भी शेयर होल्डर है मेन IL&FS का। तो ऑरिक्स कॉर्पोरेशन के हिसाब से इंडिया की ग्रीन एनर्जी में उन्हें काफ़ी ग्रोथ दिखती है, और इसी कारण उन्होंने 1993 में IL&FS का 20% खरीदा था, जो 2019 तक बढ़ के 49% हो गया और अब पूरी तरह उनके ही अंडर है। इसके अलावा 2021 में यानी कि इसी साल उन्होंने 21.8% स्टेक एक्वायर किया है ग्रीनको पावर का, जो कि एक इलेक्ट्रिक यूटिलिटी कंपनी है शिमला, हिमाचल प्रदेश में। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो एक सेकंड लगा के वीडियो को लाइक भी कर देना, ताकि ऐसी वीडियोस बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलती रहे और आपको ऐसा बढ़िया कंटेंट मिलता रहे। ऑरिक्स ऑर्गेनाइजेशन का ये भी कहना है कि अगर इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को और ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए तो गवर्नमेंट का इसमें बहुत बड़ा रोल रहेगा। स्पेशली अगर गवर्नमेंट और ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहती है तो उसे स्टेप्स उठाने होंगे और इस इशू के रिगार्डिंग फर्दर ऐसे स्टेप्स लेने होंगे, especially in the wind energy sides, and that's why government intervention is the key, जो कि उनके एक सीनियर एग्जीक्यूटिव की स्टेटमेंट थी। अभी तक जो ऑरिक्स ऑर्गेनाइजेशन की इन्वेस्टमेंट है ग्रीनको में, उनके हिसाब से पिछले 4 सालों से वो इसे ट्रैक कर रहे हैं और पिछले 2.5 से 3 साल से वो फाउंडर से भी बातचीत करते हैं, जो उनके हिसाब से वंडरफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं अनिल कुमार और महेश कोहली। उनका अभी तक मेन फोकस विंड एनर्जी पर ही है और फर्दर अभी वो हाइड्रो बिजनेस में भी और हाइड्रोजन से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में भी कुछ काम करना चाहते हैं। तो ये सब था ग्रीन एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, पेरिस एग्रीमेंट और जापानीज कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू। और अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड कुछ ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स की। अभी मैं कुछ 10 से 15 स्टॉक्स जो इंडियन मार्केट में लिस्टेड हैं उन कंपनीज के नाम बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि इसमें से कोई भी स्टॉक बाय या सेल करने की रिकमेंडेशन मैं बिल्कुल नहीं दे रहा। तो अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उससे पहले अपनी पूरी रिसर्च कर लेना या किसी एक्सपर्ट से या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लेना। तो इस ग्रीन एनर्जी लिस्ट का आज का हमारा पहला स्टॉक है अडानी ग्रीन एनर्जी। अडानी ग्रीन एनर्जी एक ऐसी कंपनी है जिसे काफ़ी प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है इंडिया की, और काफ़ी एग्रेसिवली ग्रो भी कर रही है और काफ़ी एग्रीमेंट्स, डील्स और डिफरेंट एसेट्स भी खरीद रही है। लेटेस्ट न्यूज़ की बात करें तो अडानी ग्रीन एनर्जी स्टर्लिंग एंड विल्सन के तेलंगाना सोलर प्रोजेक्ट को 446 करोड़ रुपीस में खरीदेगा, और शिपूरजी पलौंजी ग्रुप जो है वो स्टर्लिंग एंड विल्सन इस कंपनी में एक मेजर शेयर होल्डर भी है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोन के कारण वो कुछ प्रोजेक्ट्स बेच रहे हैं लोन रीपेमेंट के लिए, क्योंकि जो लोन की अमाउंट है वो 2500 करोड़ से भी ज़्यादा है। शिपूरजी पलौंजी ग्रुप वही ग्रुप है जो अभी काफ़ी चर्चा में भी है और वो टाटा ग्रुप से केस हार चुका है सुप्रीम कोर्ट में। हाँ, सही सुना, ये शिपूरजी पलौंजी ग्रुप साइरस मिस्त्री जो कि टाटा ग्रुप के चेयरमैन भी रह चुके हैं 2012 में, उन्हीं का ये ग्रुप है। तो इससे आपको ये भी समझ आ रहा होगा कि ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स में इन्वेस्ट बहुत ध्यान से करना होगा, क्योंकि ये काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस हैं और इन रिन्यूएबल या ग्रीन एनर्जी कंपनीज पर डेट यानी कि कर्जा भी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है इन सभी कंपनीज के स्टॉक्स में। अडानी ग्रीन एनर्जी का करंट प्राइस 1200 रुपए से भी ज़्यादा चल रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा माना जाता है, क्योंकि अभी 2018 में ही स्टॉक का प्राइस 30 रुपीज़ के अराउंड था। कर्जे में डूबी कंपनी और ऐसी कंपनी जिसका प्राइस टाइम के साथ गिरता ही रहा है, उसका नाम है सुज़लॉन एनर्जी। सुज़लॉन एनर्जी एक ऐसा शेयर है जिसका प्राइस बढ़ने की बजाय काफ़ी गिरा है, और आगे कुछ कंपनीज का भी मैं नाम लूंगा जिनका प्राइस भी टाइम के साथ गिरा है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये बिजनेसेस काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव होते हैं, तो अगर प्रॉफिट्स नहीं आते तो कंपनी तो कोलैप्स ही करेगी। लेकिन सुज़लॉन एनर्जी के काफ़ी ज़्यादा नुकसान के बावजूद भी अभी कुछ इन्वेस्टर्स सुज़लॉन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें जो डेट रीस्ट्रक्चरिंग हुई है उसने इस कंपनी को दोबारा अपने पैरों पर खड़े होने का चांस दिया है, और शायद सुज़लॉन एनर्जी आने वाले कुछ सालों में इस गेम में पूरी तरह से वापस आ सके। लेकिन बिजनेस अभी भी कैपिटल इंटेंसिव ही है, तो इस कंपनी में भी इन्वेस्ट करने से पहले रिस्क के बारे में ज़रूर से जान लेना। तो वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबी ना हो जाए तो बाकी कंपनीज का मैं सिर्फ नाम ही लूँगा, तो आप इन कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी स्टडी ज़रूर करना, और साथ में कमेंट सेक्शन में ये भी बताना
कि अगर आपको इनमें से कुछ कंपनीज के बारे में पता था तो इनमें से आपको बेस्ट कंपनी कौन सी लगती है। थर्ड कंपनी का नाम है टाटा पावर। ये भी एक शानदार कंपनी हो सकती है आने वाले टाइम में भी, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जो चार्जिंग स्टेशंस हैं उसमें टाटा पावर का एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा। फोर्थ कंपनी है वेबसॉल एनर्जी सिस्टम लिमिटेड। इसका परफॉर्मेंस भी कुछ खास नहीं रहा है, इस स्टॉक का भी परफॉर्मेंस पुअर ही रहा है। फिफ्थ कंपनी है ओरिएंट ग्रीन पावर। इस कंपनी का परफॉर्मेंस भी कुछ ज़्यादा खास नहीं रहा है और एक तरह का पुअर परफॉर्मेंस ही है। सिक्स्थ कंपनी है आइनॉक्स विंड लिमिटेड। सेवंथ कंपनी है NHPC लिमिटेड। एट्थ कंपनी है SJVN लिमिटेड। नाइन्थ कंपनी है CESC लिमिटेड। 10th कंपनी है गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी लिमिटेड। 11th कंपनी है टोरेंट पावर लिमिटेड। 12th कंपनी है NLC लिमिटेड। 13th कंपनी है NTPC लिमिटेड। 14th कंपनी है JSW एनर्जी। 15th कंपनी है अडानी पावर और 16th है अडानी ट्रांसमिशन। 17th कंपनी है स्टर्लिन एंड विल्सन एनर्जी, जिसका एक प्रोजेक्ट अडानी ग्रीन एनर्जी भी खरीदने जा रहा है, जिसकी बात हमने अडानी ग्रीन एनर्जी की स्टार्टिंग में ही की थी। तो 7th कंपनी के बाद मैंने काफ़ी गवर्नमेंट कंपनीज के भी नाम लिए हैं जिनका डिविडेंड यील्ड काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन उनका रिटर्न एज पर स्टॉक वो नेगेटिव ही रहा है अभी कुछ सालों में। तो ये थी पूरी वीडियो ग्रीन एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर।